Hello everyone, I am Dr. Suraya Shaheen and I am here with previous year questions, and these questions are from June 2008. जून 2008 से मैं ऑलरेडी टू पार्ट बना चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 34 तक, और ये है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा देखने को। So the here 35 number question is the Macabre element in drama was introduced by। जो Macabre element है ड्रामा में वह किसने इंट्रोड्यूस किया था? फर्स्ट ऑप्शन इज जॉन लिली, सेकंड ऑप्शन इज मार्लो, थर्ड ऑप्शन इज बेन जॉनसन एंड फोर्थ ऑप्शन इज जॉन वेबस्टर। सो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ मैकेबर एलिमेंट इन ड्रामा। ये होता क्या है? एक्चुअली वी फाइंड दैट मैकेबर इज़ द क्वालिटी ऑफ हैविंग ग्रीम और गैस्टली एटमॉस्फेयर। जैसे मैकेबर वर्क्स जो है जो इट एम्फेसाइजेस द डिटेल्स ऑफ सिंबल्स ऑफ डेथ। लाइक आपको पता होना चाहिए, जैसे इंग्लिश लिटरेचर में जॉन वेबस्टर है, चार्ल्स डिकेंस, टॉमस हार्डी एंड मेनी अदर राइटर्स है जिनके वर्क्स में आपको मैकेबर एलिमेंट देखने को मिलेगा, राइट। सो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका डी होगा, जॉन वेबस्टर हु इंट्रोड्यूस्ड मैकेबर एलिमेंट इन ड्रामा, राइट। सो आपका 35 का आंसर डी जॉन वेबस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। The line "I am no Prince Hamlet, nor was meant to be" appears in T.S. Eliot's। T.S. Eliot के कौन से वर्क में ये लाइन अपीयर होता है? I am no Prince Hamlet, nor was meant to be। फर्स्ट ऑप्शन इज रनसन, सेकेंड ऑप्शन इज द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, थर्ड ऑप्शन इज फोर क्वार्टेट्स एंड डी ऑप्शन द वेस्टलैंड। तो ये जो ऑप्शन है कोटेशन है आई एम नो प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मीन्ट टू बी, ये आपको लिया गया है एक्चुअली टी.एस. एलियट के पोएम द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, and this was first published in 1915 and a magazine of verse, and then later it was published in 1917, and it was published as Prufrock and other observations. So this poem was highly influenced by Dante and makes several references to the Bible and other literary works like Shakespeare's Henry IV, Part 2, Twelfth Night and Hamlet, right? So आपका 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। टी.एस. एलियट का लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock में ये लाइन बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैंसी डील्स विथ। फैंसी जो है किस चीज़ को डील करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज फिक्सडिटीज एंड डिफिनिटीज, सेकेंड ऑप्शन इज इमेजिनेशन एंड रीजन, थर्ड ऑप्शन इज जजमेंट एंड मेमोरी एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। सो आपको पता होना चाहिए जो फैंसी है वो फैंसी क्या करता है, किसको डील करता है? इमेजिनेशन एंड रीजन को डील करता है। क्लियर? सो आपका 37 का आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। Next question is Swift's modest proposal is written in the form of a। कई बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे जो भी लिटरेरी वर्क है या जॉनरा है वो किस टाइप के फॉर्म है, वो यानी कि वो पॉलिटिकल, वो एलेगरी है, सटायर है, पोइट्री है, वो हिस्टोरिकल वर्क है, बिल्डंग्स रोमन है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए जब भी कोई भी वर्क पढ़ते हैं तो वो किस टाइप का वर्क है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, स्विफ्ट्स मॉडेस्ट प्रपोजल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, और किस फॉर्म में लिखा हुआ है स्विफ्ट्स का मॉडेस्ट प्रपोजल? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट इन पॉलिटिकल इकोनॉमी, सेकेंड ऑप्शन इज पॉलिटिकल एलेगरी, थर्ड ऑप्शन इज सोशल सेटायर एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री। तो ये जो स्विफ्ट का मॉडेस्ट प्रपोजल है एक्चुअली जो है यह इससे है दैट यूजेस सटायर टू मेक इट्स पॉइंट, या सटायर को यूज़ करता है अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए एक्चुअली। एंड दिस एसे वाज ओरिजिनली प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पैम्फलेट,
At the time of its publication in 1729, the pamphlet was a short work that took a stand on a political, religious or social issue or any other issue of public interest. So आपका जो है modest proposal यह social satire के रूप में लिखा गया है. So आपका 38 का आंसर सी हो जाएगा. मैं बता भी दी हूँ क्यों है ये सोशल सटायर, क्योंकि यह सटायर को यूज़ करता है अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए. Next question is 39. The main idea of Pope's The Dunciad was taken from. जो मेन आइडिया है पोप का डेंसियाड का, वो कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर एप्सलम एंड एचिटोफल, सेकंड ऑप्शन इज मैकफ्लैकनो, थर्ड ऑप्शन इज द मेडल एंड फोर्थ ऑप्शन इज एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनेट. तो ये जो डेंसियाड है, तो डेंसियाड वाज एक्चुअली फर्स्ट पब्लिश्ड इन वेरियस फॉर्म्स फ्रॉम 1728 to 1743, and the main idea was taken from John Dryden's मैकफ्लैकनो. सो ये जो मेन आइडिया जो पोप का है डेंसियाड का, वह कहाँ से लिया गया? मैकफ्लैकनो. और मैकफ्लैकनो किसकी वर्क है? आपको पता होना चाहिए, ये जॉन ड्राइडन की वर्क है. जो मैकफ्लैकनो है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1682, इन विच पोएटेस्टर थॉमस एडवेल इज क्राउन रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ नॉनसेंस. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेन करके कि द मेन आइडिया ऑफ पोप्स डेंसियाड कहाँ से लिया गया? मैकफ्लैकनो से लिया गया. और ये किसकी वर्क है? जॉन ड्राइडन की है. ये भी मैंने बता दिया आपको. तो 39 का आपका करेक्ट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउनिंग्स वर्क. इसमें से कौन सा वर्क है जो ब्राउनिंग का वर्क नहीं है? इस टाइप के भी क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में काफ़ी देखने को आपको मिलता है कि आपको 3 ऐसा ऑप्शंस रहता है जो कि उस राइटर ने लिखा होता है, यानी आपको पता होना चाहिए कि वो तीनों ने उस राइटर ने लिखा है उस तीनों वर्क को. और जो चौथा होता है एक, उसमें से कोई जो वो नहीं लिखा होता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउनिंग्स वर्क. कौन सा ब्राउनिंग का वर्क नहीं है? ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक पर्सोना, थर्ड ऑप्शन इज मेन एंड वीमेन एंड फोर्थ द पैलेस ऑफ आर्ट. सो अब आपको पता होना चाहिए जो पैलेस ऑफ आर्ट है एक्चुअली यह जो पोएम है, इट इज़ रिटन बाय टेनिसन. यह टेनिसन ने लिखा है, यह ब्राउनिंग ने नहीं लिखा है. और दिस पोएम द पैलेस ऑफ आर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1832 by Tennyson, and in this poem we find a man constructs a palace of art for his soul with any amount of art. So your correct answer would be 40 का आपका डी हो जाएगा, द पैलेस ऑफ आर्ट. क्योंकि ये द पैलेस ऑफ आर्ट किसने लिखा है? यह आपको लिखा है टेनिसन ने, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. The most obvious feature of Johnson's The Lines of Poets is equipoise between. First option is language and form. Second option is style and content. Third option is biography and criticism. Fourth option is myth and archetype. तो एक्चुअली द लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स जो है, दिस इज अ वर्क बाय सैमुअल जॉनसन एंड इट वाज पब्लिश्ड बिटवीन 1779 to 81 एंड दैट कंप्राइजेज. इसमें जो है वो शॉर्ट बायोग्राफीज है लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स में जॉनसन की, और क्रिटिकल अप्रेजल्स ऑफ इसे 52 पोइट्स का उसमें बायोग्राफीज को लिखा है, मोस्ट ऑफ whom lived during 18th century, and it is arranged actually by the date of death, and 6 of lives has been singled out as most important. So like John Milton, John Dryden, Alexander Pope, Joseph Addison, Jonathan Swift एंड थॉमस ग्रे, ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है जो आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा, द लाइव्स ऑफ पोएट्स बाय जॉनसन. सो इट इज़ व्हाट इज इट? बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म. सो एक्चुअली आपका इसका आंसर 41 का आंसर आपका ये डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा. सी नंबर में आपका है बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म है. सो 41 का आंसर आपका बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म हो जाएगा, क्योंकि जॉनसन की जो लाइव्स ऑफ पोएट्स है वह क्या है? बायोग्राफी है. बायोग्राफी के थ्रू उसमें क्रिटिसिज्म भी कुछ किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 नंबर क्वेश्चन इज
The caption of creation is love. The line occurs in Walt Whitman's. Walt Whitman की कौन सी पोयम में ये कोटेशन है? फर्स्ट ऑप्शन इज बॉम नेक पैसेज टू इंडिया, ओ कैप्टन माई कैप्टन, फोर्थ ऑप्शन इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ये जो लाइन है वॉल्ट विटमैन की, यह लिया गया है एक्चुअली सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, क्योंकि यह इसमें मिलता है। और यह क्या है? दिस पोएम बाय वॉल्ट विटमैन इज इंक्लूडेड इन हिज वर्क। कौन से वर्क में है ये वाली सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? या लीव्स ऑफ ग्रास में है। ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये पोएम किस में है? यह लीव्स ऑफ ग्रास में है। इट हैज़ बीन credited as representing the lord of Whitman's poetic vision. So आपका 42 का करेक्ट आंसर डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन इज विथ होम वाज डॉक्टर जॉनसन इंटीमेटली एसोसिएटेड इन हिज पर्सनल लाइफ। में डॉक्टर जॉनसन जो थे वो किसके साथ एसोसिएटेड थे? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपका बॉसवेल, सेकेंड नंबर है आपका ड्राइडेन, थर्ड इज अलेक्जेंडर पोप, फोर्थ इज लॉर्ड बोलिंगब्रॉक। तो आपको पता होना चाहिए कि इट वाज जेम्स बॉसवेल। एक्चुअली जेम्स बॉसवेल वाज a Scottish biographer and diarist, and he is best known for the biography he wrote of one of his contemporary Samuel Johnson. So ये जो बॉसवेल है एक्चुअली डॉक्टर जॉनसन के पर्सनल लाइफ को अच्छे तरीके से जानते थे, और इन्होंने बायोग्राफी भी लिखा है डॉक्टर जॉनसन की। तो आपका 43 का ए हो जाएगा। डॉक्टर जॉनसन इंटीमेटली एसोसिएटेड इन हिज पर्सनल लाइफ, दैट इज बॉसवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर द अर्ली रिलीजियस ड्रामा इज एसोसिएटेड विथ। जो अर्ली रिलीजियस ड्रामा है किससे एसोसिएट है? फर्स्ट ऑप्शन इज सुपरस्टिशन एंड बिलीफ, सेकेंड ऑप्शन इज मिस्ट्रीज एंड हिस्ट्रीज, थर्ड ऑप्शन इज इंटरल्यूड्स एंड मिस्ट्रीज, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मिरेकल्स एंड मोरालिटी। सो एक्चुअली ये जो है अर्ली रिलीजियस ड्रामा जो है एक्चुअली लिटर्जिकल ड्रामा भी कहते हैं इसको, और ये रिलीजियस ड्रामा भी कह लीजिए इसको। सो ये नीड टू बी फाइंड वेरियस क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट। आपको जो रिलीजियस ड्रामा में क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट काफ़ी देखने को मिलता है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये भी जानने की ज़रूरत है आपको। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मैस itself and usually presents a relatively complex rituals that includes theoretical elements. तो आपका जो 44 है वो उसका आंसर आपका डी हो जाएगा, मिरेकल्स एंड मोरालिटी, क्योंकि जो अर्ली ड्रामा है, अर्ली रिलीज ड्रामा है, वह मिरेकल्स एंड मोरालिटी से एसोसिएट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 नंबर क्वेश्चन द टेल of two cities has. First option is a sentimental buffoon with a moral purpose, second option is a courageous lady in pain, third option is an optimist on verge of collapse, and the last option is a romantic hero with a weakness. सो ये एक्चुअली अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एक्चुअली क्या है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है इट इज़ अ नॉवेल एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1859 बाय चार्ल्स डिकेन एंड इट हैज सेटिंग इन लंदन एंड पेरिस बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट। सो आपका यह अ टेल ऑफ सिटी हैज़ अ रोमांटिक हीरो विथ अ वीकनेस। इसमें जो है एक रोमांटिक हीरो है जिसमें वीकनेस भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है शेरिडन्स फर्स्ट प्ले वाज। शेरिडन की फर्स्ट प्ले कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइवल्स, सेकंड ऑप्शन इज स्कूल फॉर ए स्कैंडल, थर्ड ऑप्शन इज सेंट पैट्रिक्स डे, फोर्थ ऑप्शन इज अ ट्रिप टू स्कारबोरो। सो 46 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली सबसे पहले तो जो शेरिडन है, शेरिडन का जो लाइफ है 1751 से 1816 है एंड ही वॉज एन आयरिश डायरिस्ट। जो शेरिडन है वो एक आयरिश डायरिस्ट है, प्ले राइट भी है, पोइट भी है। और जो द राइवल्स है इट इज़ his first play and it is also a comedy of manners and that is written in 5 acts. यह द राइवल्स जो है शेरिडन की यह फर्स्ट प्ले है। और इसके अलावा जो आपको जानने की ज़रूरत है यह इसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहते हैं द राइवल्स को, और यह 5 एक्ट में लिखा हुआ है। सो आपका 46 का आंसर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ। जो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है वह किस चीज़ का क्रिटिसिज्म है? फर्स्ट ऑप्शन इज लॉस ऑफ मोरल पर्पस, सेकेंड ऑप्शन इज एक्सेस ऑफ इमोशन, थर्ड ऑप्शन इज एक्सेस ऑफ रीजन, फोर्थ ऑप्शन इज लॉस ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स। सो
एक्चुअली जो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है, इट इज, व्हाट इज इट, इट इज अ रिएक्शन अगेंस्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी and the comedy of humor which Goldsmith and Sheridan cultivated in 18th century was the reaction against the sentimental comedy of Seaborn, Steele and Kelly. So आपका जो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है, इट इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सेस ऑफ इमोशन, करेक्ट। सो आपका 47 का आंसर बी हो जाएगा। क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा जो नॉवेल है और उसका नॉवेलिस्ट है वह करेक्ट मैच है। फर्स्ट ऑप्शन इज है भवानी भट्टाचार्य, ऑल अबाउट इट हैटर। सेकेंड ऑप्शन नयनतारा सहगल, क्राई द पीकॉक। थर्ड ऑप्शन इज भगवान दास गिडवानी, A Bend in the Gangs, and the last option is अरुण जोशी, The Apprentice. So आपको पता होना चाहिए कि जो अरुण जोशी है उनकी बुक है द अप्रेंटिस। तो अरुण जोशी की अगर हम लाइफ एंड डेथ की बात करें तो ही वॉज बोर्न इन 1939 एंड डाइड इन 1993, and he is mainly known for his novels like The Strange Case of Billy Biswas and The Apprentice. इसका जो अरुण जोशी की जो है द अप्रेंटिस नॉवेल, ये काफ़ी फेमस है एंड he won the साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज नॉवेल द लास्ट लिब्रिनिथ इन 1982. सो अरुण जोशी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइटर है, आपके नॉवलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूजीसी नेट के लिए, और इनको क्या है साहित्य अकेडमी भी मिली है, किस लिए, द लास्ट लिब्रिनिथ इन 1982. सो आपका 48 का आंसर डी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट मैच है अरुण जोशी द अप्रेंटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन इंग्लिश पोएट हु एड्रेस्ड द क्वेश्चन ऑफ टाइम इन हिज पोएट्री. इसमें से कौन सा इंडियन इंग्लिश पोएट है जिसने क्वेश्चन ऑफ टाइम अपने पोएट्री में एड्रेस किया है. फर्स्ट ऑप्शन है निसिम इज़िकियल, सेकेंड ऑप्शन इज आर पारसारथी, एंड थर्ड ऑप्शन इज एका रामानुजम, फोर्थ ऑप्शन इज जी पटेल. So Nisim, actually it was Nisim Ezekiel, and who was born in 1924, and he was an Indian Jewish poet. Nisim Ezekiel was a Jewish poet, and he was a foundational figure in post-colonial India's literary history, specifically for Indian writing in English. So आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 49 का ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो है निसिम एजिकल वह ऐसा पोएट है इंडियन जो जिसने अपने पोएम में एड्रेस किया है क्वेश्चन ऑफ टाइम की. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज सिम्बोलिस्ट मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय. सिम्बोलिस्ट मूवमेंट किससे इन्फ्लुएंस था. फर्स्ट ऑप्शन इज पोएटिक थियोरी ऑफ एडगर एलन पो, सेकेंड ऑप्शन इज स्टेफन मैलार्म्स पोएट्री, थर्ड ऑप्शन इज प्रोज ऑफ इमर्सन, एंड लास्ट ऑप्शन इज एजरा पॉन्ड्स कैंटोस. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो है यह किससे इन्फ्लुएंस था, या पोएटिक थियोरी ऑफ एडगर एलन पो. तो एक्चुअली एडगर एलन पो थे कौन, ही वॉज प्रिंसिपल फॉर रनर ऑफ द आर्ट फॉर आर्ट सेक्स का यह मेन लीडर थे, और मूवमेंट इन 19th सेंचुरी यूरोपियन लिटरेचर का था ये आर्ट फॉर आर्ट सेक्स. एंड एलन पोज पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज ग्रेटली इन्फ्लुएंस द फ्रेंच सिम्बलिस्ट ऑफ द लेट 19th सेंचुरी. इनकी जो पोएट्री थी एलन पो की, या 19th सेंचुरी जो फ्रेंच सिम्बलिस्ट था कि वह ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया. पोज का जो पोएट्री है ग्रेटली इन्फ्लुएंस द फ्रेंच सिम्बलिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. तो आपका 50 का आंसर आपका ए हो जाएगा. पोएटिक थियोरी ऑफ एडगर एलन पो, सिम्बलिस्ट मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय थियोरी ऑफ एलन पो. थैंक यू.